नमस्कार, मैं हूं मुरली मनोहर। आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज। तो नेशनल कवरेज की चुनावी अड्डा में आपका स्वागत है। भले नगर पंचायत नगर पालिका की चुनाव की तिथि की घोषणा नहीं हो पा रही हो, मामला हाई कोर्ट में लंबित हो, वैसे हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज तक जो है तिथियों पर घोषणा करने के लिए जो है हाई कोर्ट ने रोक लगा रखा है और आज भी हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। उसके बावजूद भी जो है चुनाव अपने सवाल पे है और जिनको भी चुनाव लड़ना है वो चुनावी समर में आ चुके हैं और जनसंपर्क शुरू कर दिए हैं। इसी क्रम में हम पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के आदर्श नगर पंचायत बेलथरा रोड में, और हमारे साथ यहाँ से एकदम युवा प्रत्याशी प्रवीण कुमार जी जो है चुनाव मैदान में है और हमसे जुड़ चुके हैं। आइए हम इनसे बातचीत करेंगे। हमारे कुछ तीखे सवाल भी होंगे, ये भविष्य में अगर चेयरमैन बनते हैं तो क्या क्या करेंगे, ये नौजवान हैं। इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ प्रवीण जी जुड़ चुके हैं। प्रवीण जी, आपका नेशनल कवरेज में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आप एकदम युवा हैं, उम्र भी हमको लगती होगी कि 26-27 साल से अधिक नहीं है, उम्र थोड़ी है, 26-27 में ज़्यादा है। कितना है? हमारी उम्र 34-35 साल करीब। अभी महज 34-35 साल की अवस्था के हैं और चुनाव मैदान में पहली बार उतरे हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसके पूर्व में आपके चचा जी भी जो है नगर पंचायत बेलथरा रोड के चेयरमैन रह चुके हैं और उस समय भी काफ़ी विकास कार्य हुआ था। तो आइए सबसे पहले हम चर्चा शुरू करते हैं विकास कार्यों को लेकर के। प्रवीण जी, अगर आप चुनाव जीतते हैं तो आप सबसे पहले बेलथरा रोड के विकास के लिए क्या करेंगे? मेरा लक्ष्य है स्मार्ट बेलथरा का। मुझे पूरे प्रदेश में पहला स्मार्ट टाउन की नींव रखनी है। वो स्मार्ट टाउन सिर्फ एक शब्दों में नहीं रहेगा, कागज़ में नहीं रहेगा कि हमें स्मार्ट टाउन बनाना है। ये मेरा एक लक्ष्य बना हुआ है। जैसे एक समय ये था, आज से 4-5 साल पहले आप देखेंगे सब्जी मंडी हुआ करती थी, बेहद गंदी सब्जी मंडी हुआ करती थी। सुअर यहाँ हमेशा रहा करते थे, नीचे लूटा करते थे और कचड़े से भरा रहता था। औरतें गिर जाती थी, साड़ी उठा के चलती थी यहाँ पर घुटने तक। तो काफ़ी मतलब दिक्कतों का सामना करना पड़ा है पूर्व में यहाँ पर लोगों को। तो इसको मैंने लक्ष्य बनाया था कि नहीं, पिता से जब मुझे मिलेगा तो मैं इसको देसी बाजार के रूप में विकसित करूँगा। तो मैंने उसी, चूँकि मोदी जी की प्रेरणा से लेकर उन्होंने स्मार्ट सिटी और ना जाने बहुत सारे स्मार्ट लोकेशंस पे उन्होंने स्मार्टनेस को तरजीह दी थी। उसी आधार पे मैंने इसको स्मार्ट देसी बाजार के रूप में बदला हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं। कहीं आप नरेंद्र मोदी से प्रेरणा ले चुके हैं। बिल्कुल, कहीं आपके आदर्शों में नरेंद्र मोदी हैं। कुछ चीज़ें उनकी अच्छी लगती हैं, जैसे उनके अंदर साफ सफाई और सुंदरता बहुत महत्व रखती है। कुछ नई चीज़ें हैं, जैसे आप स्मार्ट सिटी की नींव रखना चाहते हैं, तो मैं चाहूँगा कि प्रधानों से भी रिक्वेस्ट है कि वो स्मार्ट विलेजेस का नींव रखें। टाउन एरिया के अध्यक्षों से चाहूँगा कि वो स्मार्ट नगर पंचायत का नींव रखें। जैसे आपने अभी शुरू में कहा आदर्श नगर पंचायत। आदर्श नगर पंचायत होता क्या है, आप उस पर अगर ध्यान से देखेंगे तो आदर्श का मतलब होता है हम किसी चीज़ को फॉलो कर सकें। और आपने कहा आदर्श नगर पंचायत बेलथरा रोड। एक बात बताइए, बेलथरा रोड में ऐसा क्या स्पेशल है? ये तो आप बताएंगे ना कि पिछले 10 साल के कार्यकाल में जी, अगर हम 10 साल के कार्यकाल की बात करें तो बेलथरा रोड ने क्या खोया है और क्या पाया है? 10 साल में अगर आप 2 पार्ट में इसको देखेंगे हम जी, पहला 5 साल, दूसरा 5 साल। पहले 5 साल में हमने देखा है कि कार्य अच्छे हुए हैं, क्योंकि उसके पूर्व में बजट बहुत कम आया करता था नगर पंचायतों को। तो जब पिछला मतलब दिनेश कुमार गुप्ता जी का जो पुराना कार्यकाल था, इसके पहले वाला जब वो निर्दल चुनाव जीते थे, तो उनके अंदर एक नयापन था। नयापन इन द सेंस जैसे मैं आज नया हूँ, तो उनके अंदर भी काम करने की एक ललक थी। युवा प्रत्याशी थे, काम करने की ललक थी, उन्होंने किया भी, बहुत अच्छा कार्य करके दिखाया और नया बजट आया, नए तरीके से काम हुआ। उसके पूर्ववर्ती सरकारों में काम नहीं हुए। जो पहला कार्यकाल था उनका, जब वो निर्दल चुनाव हो रहे थे, उसमें उन्होंने काफी कार्य किया। हाँ, उस टाइम और उस परिस्थिति के हिसाब से उनके कार्य अच्छे थे। जैसे उसके पूर्व में जो भी लोग चेयरमैन रहे हैं, उस समय बजट बहुत कम आया करती है। उसमें मेरे चाचा भी 2 बार रहे हैं, 2 बार। एक आपके चाचा का शुभ नाम क्या है? अनिल कुमार गुप्ता जी। और एक बार अशोक मधुर जी भी रहे हैं, अशोक मधुर चा। एक बार आपके वो भी रहे हैं, क्या नाम? नहीं, दिनेश जी के पहले तमाम लोग चेयरमैन। हाँ, लेकिन दिनेश जी का जो पहला कार्यकाल था वो बेहतर था। दूसरे दूसरे कार्यकाल की अपेक्षा पहला वाला कार्यकाल बहुत ही बेहतर था,
क्योंकि वो नए प्रत्याशी थे उस समय, निर्दल चुनाव लड़े थे और उन्हें लोगों का प्यार मिला था, तो उसको वो एहसान के रूप में मान रहे थे। लेकिन दूसरी बार उन्होंने जब भाजपा के टिकट से चुनाव लड़ा तो उनको काफ़ी अच्छी मार्जिन से चुनाव वो जीते, क्योंकि उन्होंने पैसे बहुत ज़्यादा खर्च किए थे, पार्टी के सिंबल से लड़ रहे थे, पैसे बहुत ज़्यादा खर्च हुए थे उनके। फिर भी उनको उनके अंदर जब दूसरी बार आया कार्यकाल, तो उनके अंदर एक अहंकार रूपी जो मैल होती है ना, वो जमने लगी उनके। जैसे एक कपड़े के ऊपर जब हम लगातार 10 दिन कपड़े पहनते हैं तो हमारे ऊपर एक मैल जमती है, हमारे कपड़ों पे एक मैल जमती है और वो एक गंदगी होती है हमारे अंदर, तो हम उसको निकाल के धुलने लगते हैं, नया कपड़ा पहनते हैं। उसी तरीके से उनके अंदर भी दूसरे कार्यकाल में मैल रूपी जो है ना, वो अहंकार घुस गया। वो अहंकार रूपी एक मैल है जो अंदर आने लगा और वो लोगों की इज्जत करना कम करने लगे। और भी अभी आपने शायद एहसास नहीं किया होगा, यहाँ पे लोग जो है बेहद डर और झिझक में जी रहे हैं। व्यापारी किस झिझक में डर? एक्चुअली क्या है, कौन सा डर है? वो खुल के अपनी आवाज, जैसे हमारे संविधान ने हमें बोलने का अधिकार दिया है, गलत के खिलाफ बोलने का अधिकार दिया है। हम जब भी यहाँ बेलतरा और नगर पंचायत में कुछ गंदगी होती है, कुछ गलत कार्य होते हैं, उसके खिलाफ हम बोल नहीं पाते हैं। हम संपन्न हैं, हम अच्छे व्यापारी हैं, फिर भी हम बोल नहीं पाते हैं उनके खिलाफ। क्यों? मुकदमे हो जाते हैं उनके ऊपर। नहीं, लेकिन दिनेश जी माफिया तो है। मैं माफिया टैग नहीं दूंगा उन्हें, लेकिन वो कार्य ऐसा कर रहे हैं कि वो अपने आप को एक वर्चस्व की लड़ाई दिखा रहे हैं कि उनके वही तानाशाह हैं और उनके खिलाफ जो भी जाएगा उसके खिलाफ मुकदमे लिखे जाएंगे। अनेकों ऐसे उदाहरण मैं दिखा दूंगा जो बनिया लड़कों के ऊपर मुकदमे लिखे गए हैं। उनका कोई आधार नहीं है, उसमें कोई मतलब लड़ाई झगड़ा कुछ भी विवाद नहीं है, उसके बाद उन लड़कों पे मुकदमा लिखा गया। सिर्फ वो जानते हैं किस लिए? वो लड़के बेचारे मेरे मित्र हैं, मेरे सहयोगी हैं, मेरे अच्छे कार्यों की तारीफ कर देते हैं, इसलिए उनके ऊपर मुकदमे लिखवाया जाए। मुकदमे बहुत बड़े नहीं है, यानी द्वेष की भावनाओं से ये सारे काम। जी बिल्कुल द्वेष की भावनाओं से। मैं दिनेश जी से हट करके बात करूंगा। बताइए। आप एकदम जुआ हैं। आपने कहा कि हम इसको एकदम जो है स्मार्ट सिटी बनाएंगे, स्मार्ट टाउन बनाएंगे। स्मार्ट टाउन जी, स्मार्ट नगर पंचायत। स्मार्ट टाउन है। स्मार्ट टाउन में जैसे आपकी सारी जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो सिर्फ पेपर पे नहीं होंगी, वो ऑन जमीन, एकदम जमीन पर ग्राउंड पे आपको नजर आएंगी। जैसे CSC में हमारे बहुत सारी सरकार की योजनाएं हैं, लाभ हैं, वो मिलनी चाहिए, नहीं मिलती। अभी आप जाएंगे, कोई जांच नहीं है, कोई मशीनें नहीं है, कोई जांच नहीं है, और दवाएं तक आदमी को हमेशा बाहर से लेनी पड़ती हैं, अच्छी दवाएं बाहर से खरीदनी पड़ती है। अंदर इतनी घटिया दवाएं मिलती हैं कि मतलब वो एक अच्छा आदमी चाहता ही नहीं कि वहाँ से ले। हम और आप जब जाते हैं तो पता आरोप तो एक ये भी है कि वहाँ समय से डॉक्टर बैठते नहीं हैं, समय से रहते नहीं हैं। तो वही देखिए, कहने को तो दिनेश कुमार गुप्ता जी जो हमारे वर्तमान चेयरमैन साहब हैं, उन्होंने उसको गोद भी लिया हुआ है, CSC को हमारे गोद लिया हुआ है। दूसरी है कि उसके बावजूद वहाँ पर बुनियादी सुविधाएं बिल्कुल जीरो हैं। अभी कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कभी हमारे यहाँ एक बहन थी, एक मेरे किराएदार की बहन थी, वो बेचारी मिथुन जी उनका नाम है, भाई साहब का, हमारे किराएदार है, उनकी बहन का ई-रिक्शा से एक्सीडेंट हो जाता है और पूरा पैर टूट जाता है, चल जाता है। फिर CSC के सामने ही टूटता है, उसके बावजूद वहाँ पे कोई सुविधा नहीं। तुरंत वो लोग कहते हैं कि ले जाइए आप मऊ। सोचने वाली बात है कि हमारे यहाँ पैर टूट जाता है तो उसकी भी सुविधा नहीं है, मऊ ले जाते हैं और लड़की रात भर कर आती है वहाँ पर। मैं आधी रात को वहाँ पहुँचता हूँ, देखता हूँ वो दर्द से व्याकुल बनी हुई है बेड पे लेट कर। अगले दिन सुबह उसका ऑपरेशन होता है, उसमें रॉड पड़ता है। मतलब आज वो लड़की जो प्रक्रिया होती है। दो सवाल आपसे मेरे बड़े तीखे सवाल होंगे। पहला सवाल तो हमारा ये होगा कि यहाँ जो है नौजवानों को शिक्षा के लिए कोई बेहतर व्यवस्था नहीं है। कैसे मिलेगा? यहाँ तो दारू के ठेके खोल के दारू के ठेके बांटे जा रहे हैं और दारू पिलाई जा रही है। यहाँ अगर आप चेयरमैन बनते हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में क्या करेंगे? एजुकेशन के क्षेत्र में आपका सोच क्या है? एजुकेशन के क्षेत्र में मेरा काम ये रहेगा कि सबसे पहले जो जड़ है ना इस गंदगी की, शिक्षा को व्यवस्था को जो खराब कर रहा है, उसको हटा दूंगा। वो है दारू। मैं अपने टाउन एरिया से सारे दारू के ठेकों को आउटर साइड पर शिफ्ट करूंगा। मुझे बेलतरा टाउन में एक भी दारू का ठेका नहीं चाहिए। दूसरा वो वजह है कि शिक्षा, जो कॉलेज स्कूल जाने वाले बच्चे और बच्चियां, उस पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या, यहाँ बच्चों को खेलने के लिए कोई खेल का मैदान नहीं है, जहाँ से स्पोर्टमैन नहीं निकल पा रहे हैं। अगर आप चेयरमैन बनते हैं तो स्पोर्टमैन के लिए क्या करें? एक स्टेडियम मैं बनाऊंगा और किसी एक स्टेडियम को नियुक्त करूंगा, उसको बहुत अच्छे से अपडेट करते हुए मैं उसमें प्रॉपर लाइट्स की व्यवस्था करते हुए, परमानेंट लाइट की, ये नहीं कि हमेशा जनरेटर से बुलवा कर लाइट लगवाना, ऐसा नहीं है। टेम्पोररी व्यवस्था नहीं होगी, परमानेंट बनेगी, सीटिंग अरेंजमेंट्स होंगे उसके, और प्रॉपर हर वार्ड के एक मैचेस शुरू होंगे, ताकि लड़कों, जो प्रतिभावान लड़के हैं, उसमें उन मैचों को खेलने के बाद उनमें जो अच्छे प्लेयर्स निकलेंगे उनको
दूसरे शहरों में भेजूं, फिर स्टेट लेवल पे भेजूं, इस तरीके की आप प्रक्रिया एकदम है। जुआ है। जी। बेलथरा रोड विधानसभा कह लीजिए या तहसील कह लीजिए, यहाँ का ये नगर पंचायत है। भारत का प्रधानमंत्री दिया हुआ है, 2 राज्यसभा दिया हुआ है, एमएलसी दिया हुआ है, उसके बाद भी जो विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हो पाता है। आपको क्या लगता है? छुटपुटिया नेतागिरी यहाँ होती है। नहीं, लेकिन यहाँ तो भारत के प्रधानमंत्री भी चंद्रशेखर जी रहे रहे हैं, लेकिन वो यहाँ रहे नहीं है। यहाँ जो है ठीक है नहीं रहे हैं। यहाँ से नीरज शेखर जी हैं, यहाँ से आपके सकलदीप राजभर जी भी जो है राज्यसभा में है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो उसके बाद भी विकास नहीं हो पा रहा जो विकास होना मैं इस सवाल का एक बार अच्छे तरीके से जवाब दूँ। मैंने MBA किया हुआ है पूना से, फॉरेन ट्रेड से डिप्लोमा भी है और लॉजिस्टिक मैनेजमेंट से, मतलब मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन पुणे यूनिवर्सिटी से है एफिलिएटेड। उसके बाद मुझे वहाँ नौकरी करने के लिए अवसर मिला, मैंने नौकरी किया। फिर मेरे पिता भी चाहे कि नौकरी ही करके वहाँ सेटल होने का, शहर में अच्छी सैलरी मिलेगी, अच्छा पैकेज होगा, मैं सेटल हो जाऊँगा, शहरी बन जाऊँगा। लेकिन मेरे दिमाग में था कि नहीं, मुझे अपने यहाँ चलना है और मेरे यहाँ जितने भी दुर्व्यवस्थाएं हैं, शिक्षा का उपयोग अपने ग्रामीण अंचलों में। हाँ, अब चूंकि ये लोग जब नेता लोग जो भी मतलब आप नाम ले रहे हैं, मैं जिक्र नहीं करूंगा, इन लोगों ने कहीं ना कहीं जनता का प्यार मिला, लेकिन वो शहर की तरफ ही रुख किए रह गए। वापस अगर उन्होंने अपने बलिया को अपना घर मानकर वो यहाँ की व्यवस्थाओं को दिल्ली जैसा बनाया होता तो शायद आज ये दिन ना देखना पड़ता बलिया को। तीखा सवाल और अंतिम सवाल, आपकी लड़ाई एकदम दिनेश चेयरमैन से है, दिनेश कुमार गुप्ता जी से। जी बिल्कुल। सामने वो आपके हैं, उनको धनपशु भी कहा जाता है, बाहुबली भी कहा जाता है, सारी चीजें उनको कहा जाता है। लड़ाई कैसे लड़ेंगे आप? आपको क्या लगता है? देखिए, रावण से लड़ाई लड़ने के लिए राम को राम जैसे चेहरे को लाना पड़ा था। विनम्रता ही सबसे बड़ा हथियार है। विनम्र रह के चुनाव लड़ना, लोगों के दिलों में जगह बनाना, वही मेरा हथियार है और उसी पे मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। विनम्र होकर ही लड़ूंगा हमेशा, और यही नहीं, चुनाव के बाद भी ये विनम्रता मेरी यथावत रहेगी आजीवन। मेरे अंदर अहंकार ना रूपी कोई भी मैल जो है नहीं जमेगी, ये वादा करता हूँ। और जिस दिन लोगों को लगे कि अहंकार रूपी मैल मेरे अंदर भी आ रही है, मेरे ऊपर जम रही है, मैं बिल्कुल, जनता आज़ाद है, तुरंत मुझे उतार के फेंक दे वहाँ से। तो आप सुन रहे थे प्रवीण गुप्ता जी को। प्रवीण गुप्ता जी के जो है चाचा अनिल गुप्ता जी भी इस शहर के 2 बार यानी 10 साल चेयरमैन रह चुके हैं। आप पुणे से जो है MBA करने के बाद जो है नौकरी भी किए, लेकिन अपने डिग्री और अपनी योग्यता का इस्तेमाल आप ग्रामीण अंचलों में करना चाहते हैं। आपने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मेरा यह जो चुनाव है वो विनम्रता के बल पे लड़ा जाएगा और विनम्रता के बल पे जीता जाएगा। ये अपने जीत को भी लेकर के काफी अस्वस्थ है। मुरली मनोहर पांडे के साथ प्रिंस की खास रिपोर्ट। बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए नेशनल कवरेज का चुनावी अड्डा। फिर कर हाजिर होंगे हम किसी के साथ। धन्यवाद। फार्म हाउस, फार्म हाउस, फार्म हाउस। सबसे पहले ये नंबर फीड कीजिए। Ya me decía un viejo, mientras sus ojos lloraban, te saqué del volar lejos, mientras al cielo miraba, todavía recordaba cuando duro trabajaba, un derrame en su cerebro, no lo dejo hacer más nada. महानगरों की सुविधा अब आपके शहर आजमगढ़ में सबसे सस्ता, सबसे अच्छा। शताब्दी डेवलपर्स पेश कर रहे हैं अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ सड़क, बिजली, पानी, पार्क, सोसाइटी गेट और भी बहुत कुछ। आपके सपनों का फार्म हाउस, आपका अपना फार्म हाउस। जल्दी कीजिए, मौका कहीं छूट ना जाए। आप भी बनाइए अपना फार्म हाउस। पहले आएं, पहले बुकिंग कराएं। Ya me decía un viejo, mientras sus ojos lloraban, te saqué del volar lejos, mientras al cielo miraba, todavía recordaba cuando duro trabajaba, un derrame en su cerebro, no lo dejo hacer más nada. Ya me decía un viejo, mientras sus ojos lloraban, te saqué del volar lejos, mientras al cielo miraba, todavía recordaba cuando duro trabajaba, un derrame en su cerebro, no lo dejo hacer más nada. Ya me decía un viejo, mientras sus ojos lloraban, te saqué del volar lejos, mientras al cielo miraba. Ya me decía un viejo, mientras sus ojos lloraban, te saqué del volar lejos, mientras al cielo miraba, todavía recordaba cuando duro trabajaba, un derrame en su cerebro, no lo dejo hacer más nada.